नमस्कार। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं निर्मल कुमार शाइनिंग अंग प्रदेश से आज मैं आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ बातें बताने वाला हूं। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं लगभग आपका सभी सॉल्व हो जाएगा। तो इससे आपको जनरल एग्जाम में भी फायदा है, साथ ही साथ सिविल एग्जाम में जो भी बीपीएससी है और उससे ऊपर का एग्जाम है, सभी में आपको फायदेमंद होगा। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इस प्रस्तावना को पढ़ाने के दौरान आपको कई ऐसे बातें बताऊंगा जिससे आपके संवैधानिक शब्द भी मजबूत होगा। तो क्या कहता है भारतीय संविधान? तो प्रस्तावना है क्या? तो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक विचारक और हमारे विभिन्न प्रकार के राजनेताओं ने इसका अलग अलग नाम दिया। प्रस्तावना क्या चीज है? जैसे भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, यह भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन किसी ने इसे संविधान की कुंजी भी कहा है, किसी ने संविधान की सार भी कहा है। तो मैं भी कह सकता हूँ, मेरा भी विचार यही है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की सार है। मतलब आप यदि किसी देश के संविधान को जानना चाहते हैं, आप वहां के प्रस्तावना को आप बस एक पेज में पढ़ सकते हैं। तो वहां के संविधान का क्या वहां के संविधान का क्या आगे दर्शन होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो मैं अभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ को आपको सुनाता हूँ और इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और इससे क्या क्या भारतीय संविधान का संदेश मिलता है, भारतीय संविधान कैसा है, इस पे बात करूंगा। तो क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? देखिए, कहता है हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग की बात हो रही है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी अंधनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं। सबसे पहला शब्द आया है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो आंतरिक रूप से ऊपर है और बाहरी रूप से स्वतंत्र है। यानी कहने का मतलब है कि भारत एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र है। ये भारतीय संविधान कहती है। मतलब कि हम किसी के भी दबाव से निर्णय नहीं ले निर्णय लेने वाले में से नहीं है, बल्कि हम स्वतंत्र रूप से सोचने वाले में से, किससे दोस्ती करें किससे ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले S-400 लेने की बात थी, तो मैंने रसिया से डील किया था। लेकिन तभी डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मीटिंग में कहा कि आप ये हमसे लीजिए। तो हमने उनका तो प्यार भरे भाव से उनको ये नहीं कहा कि हम एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र है, बट मैंने टाल दिया और मैंने किससे लिया? रसिया से ही लिया। इससे ही पता चल जाता है कि क्या भारत की ताकत है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत कैसा राष्ट्र है? संप्रभु संपन्न राष्ट्र है। तो दूसरा कहता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि समाजवादी मतलब उत्पादन कौन करेगी? सरकार करेगी। साथ ही साथ वितरण कौन करेगी? सरकार करेगी। और वो जो वितरण करेगी लोगों के हित में, यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि लोक कल्याणकारी हो। जब ऐसा कोई देश काम करती है वो देश कहलाता है समाजवादी। और दूसरे अर्थ में उदारवाद समाजवाद कहता है कि समाजवादी का मतलब होता है सबको मिला जुला के चलना, है ना। तो इसी का भारत में अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है मिश्रित। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे
ज्यादा से ज्यादा ये फोकस होता है समाजवादी पर। मतलब सरकार के जितने भी यूनिट्स है, इकाई है, यानी कि उत्पादन, वितरण और उसका लाभ सबको हो, ऐसा ध्यान में रखा जाता है, यानी जन कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। अगला है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, जैसे मैंने अभी मेरा एक वीडियो में आपको मिल जाएगा कि ये पंथ मतलब होता है सेक्ट, यानी कि किसी प्रकार के किसी भी प्रकार का पूजा पाठ की पद्धति को ना मानना। मतलब ना मानना मतलब जनता के द्वारा ना मानना, बल्कि सरकार या राष्ट्र का, राष्ट्र संवैधानिक किसी पद्धति, एक पद्धति को ना मानना। फिर से बोल देना चाहता हूं, संवैधानिक रूप से किसी एक पूजा पद्धति को ना मानना, ये क्या कहलाएगा? पंथ निरपेक्षता। यानी भारत ये संविधान सभी धर्मों का, सभी पद्धतियों का, सभी पंथों का सम्मान करती है, ये नहीं कि किसी एक खास का। इसीलिए कहते हैं कि भारत कैसा धर्म है? तो धर्म निरपेक्ष राज्य है या धर्म निरपेक्ष देश है। तो अगला देखिए, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब भारत कैसा राज्य होगा? भारत ऐसा राज्य होगा कि जिसका सरकार जनता चुनेगा और वो चुना हुआ प्रतिनिधि या सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। ये हो गया लोकतांत्रिक। अगला है गणराज्य। गणराज्य का मतलब है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्रपति, वह जनता द्वारा निर्वाचित होगा। इसलिए हम कह सकते हैं भारत एक गणराज्य भी है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति निर्वाचित होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत क्या है? गणराज्य है। तो इस तरह से आप इन सब अर्थ का मतलब, शब्दों का अर्थ आप समझ चुके होंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में किस किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन रहा है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान में किस किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो पहला कौन सा न्याय है? सामाजिक न्याय। दूसरा आर्थिक, और तीसरा राजनैतिक न्याय। तो मैं बात करने वाला हूं कि सामाजिक न्याय क्या है। तो समाज में किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, नस्ल, वंश, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हो गया सामाजिक न्याय। जैसे महिला पुरुषों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना, किसी को जात के नाम से सूचक नहीं किया जाएगा। तो यही है, जब नहीं किया जाएगा, सबको बराबर हक मिलेगा, तो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस कहला जाएगा। तो न्याय कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब लेकिन दूसरी बात होता है आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय मतलब किसी भी व्यक्ति से, वही किसी भी प्रकार से, जैसे महिला पुरुष में भेद ना करना। अब जैसे आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि सरकारी वैकेंसी जो भी होती है, आप देखिएगा चाहे महिला का हो या पुरुष का काम हो, समान काम समान वेतन मिलता है। ये लेकिन आप प्राइवेट में देख सकते हैं कि किसी भी जगह पर काम करने वाले महिलाओं को कम वेतन मिलता है, पुरुष को ज्यादा वेतन मिलता है, ऐसा देखा जाता है। गांव में भी एक ऐसी कहानी है कि महिलाएं काम कर रही है तो कम देंगे, है ना, पुरुष को ज्यादा, ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि वहां पर आर्थिक न्याय की बात है। अगला है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय मतलब कि भारतीय संविधान के अनुसार जो भी पद निर्धारित है, चाहे वो राजनीतिक पद हो या और भी कोई पद हो, सबको समान अधिकार मिलेगा। यह हो गया राजनैतिक न्याय, है ना। तो इस तरह से कितने न्याय की बात की गई है? 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। अब है कि आगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए भारतीय संविधान में किस किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? स्वतंत्रता मीन्स लिबर्टी,
किस किस प्रकार की स्वतंत्रता, किस किस प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। क्या क्या है सुनिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी कि देखिए, विचार मतलब आप किस विचार को मानेंगे, ये आप आजादी है, आप किसका विचार को मानना चाहते हैं, है ना। आप बुद्ध के विचारों को फॉलो करना चाहते हैं, आपका क्या विचार है, आप कृष्ण के विचार को फॉलो करना चाहते हैं, आप करिए, आप फ्रीडम है। आप विचार, या तो आप अपना विचार दे भी सकते हैं, चलेगा। दूसरा, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है आपका जो विचार है उसको आप किसी भी माध्यम से व्यक्त करते हैं, चाहे वह पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करते हैं या इंटरनेट या टेलीविजन, आप किसी भी माध्यम से दूसरे को बोलते हैं, तो यही कहलाता है विचार की अभिव्यक्ति। तो विचार को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगला है विश्वास और धर्म। धर्म मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ऐसे तो हमारे यहाँ जो धर्म मुख्य रूप से है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो आप आजाद है, फ्रीडम है, आप जिसे मान सकते हैं। भारतीय सरकार आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगला है उपासना। आप किसी भी मत की उपासना कर सकते हैं, किसी भी भगवान की, अल्लाह की, ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, चलेगा। की स्वतंत्रता, आपको आजादी मिलती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में किस किस प्रकार की स्वतंत्रता है। फिर से सुन लीजिए, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितना टाइप की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगला है प्रतिष्ठा, अवसर की समता। तो भारतीय संविधान में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। एक है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा है अवसर की समानता। ये प्रतिष्ठा की समानता क्या है? प्रतिष्ठा मतलब बस वही बात कि आप के साथ किसी भी प्रकार से कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप बराबर हैं समाज में सरकार के अनुसार। तीसरा है अवसर की समानता, जो भी सरकारी काम होगा, सरकारी नियोजित होगा, उसमें सभी लोगों को समान हक, सभी लोग समान हकदार होगा। यही हो गया अवसर की समता। तो कितने प्रकार की समता है? 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। अगला आती है प्राप्त कराने के लिए, हम लोगों को एसएससी प्राप्त कराती है, तथा उन सभी को व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र, देखिए व्यक्ति की गरिमा, गरिमा का मतलब होता है प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन। जब देखिए आपको ये 5 प्रकार की आजादी मिलेगा, ये 3 प्रकार की तीन प्रकार की न्याय मिलेगा, 5 प्रकार की आजादी मिलेगा, 2 प्रकार की समता दो प्रकार से आपके साथ समानताएं व्यवहार किया जाएगा। तो ऐसा जरूर है कि आप आने वाले भविष्य में गरिमापूर्ण, प्रतिष्ठा पूर्वक आप जीवन को व्यतीत करेंगे। तो और है राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो भारतीय संविधान के अनुसार कि वो भारतीय संविधान ऐसे ऐसे नियम और कानून की व्याख्या करती है जिससे कि राष्ट्र की एकता बढ़े, यानी कि पूरे भारत के लोगों के बीच में एकता की भावना का विकास हो, यूनिटी आए, साथ ही साथ लोगों में भाईचारा उत्पन्न हो, जिससे कि अखंड भारत का पक्का बना रहे। अगला, सुनिश्चित कर दृढ़ संकल्प होकर, आज हम लोग ऐसा संकल्प लेते हैं। इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्सेस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत मतलब धारण करते हैं, अधिनियमित, लागू करते हैं, आत्मर्पित और खुद से इसे स्वयं में समाहित करते हैं। इस तरह से हो गया बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आगे तो ये भी आता है कि भारतीय संविधान तो हाँ दोस्तों, तो मैं अब ये बात करूंगा कि इसको पैटर्न क्या है क्वेश्चन पूछने का।
इस पे और अभी मैं बात करने वाला हूं। तो देखिए, एक बार बिहार बीपीएससी में, बिहार लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में क्रम से है। क्रम से मतलब लगातार देखना था। जैसे देखिए, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे एक शब्द मेरा छूट गया, अच्छे से याद कर लीजिएगा। संप्रभु संपन्न समाजवादी, है ना, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। सबसे पहले देखिए, भारत कैसा देश होगा, संप्रभु संपन्न होगा। संप्रभु संपन्न होगा तो कैसी सरकार होगी, समाजवादी होगी। जब समाजवादी सरकार होगी, पंथ निरपेक्षता, वो सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तीसरा, लोकतांत्रिक होगा, यहाँ पे जनता चुनेगी। और कैसा होगा, गणराज्य होगा, यानी कि राष्ट्र अध्यक्ष क्या होगा, जनता द्वारा निर्वाचित होगा। शब्दों पे ध्यान रखिए, ये शब्द क्रम से पूछे जाते हैं। फिर से एक बार मैं कोशिश करता हूं बोलने का। सबसे पहले संप्रभु संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और मैं भी भूल जाता हूं, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना। सबसे पहले समझ आइए कि राष्ट्र होगा, कैसा राष्ट्र होगा, संप्रभु संपन्न राष्ट्र होगा। दूसरा, समाजवादी सरकार होगा, किसी के साथ भेदभाव, यानी पंथ निरपेक्ष होगा। जब पंथ निरपेक्ष होगा तब ये भी देखा जाएगा कि सरकार किसके द्वारा चुना जाएगा, तो जनता के द्वारा, यानी लोकतांत्रिक होगा। और लास्ट में राष्ट्र अध्यक्ष भी चुना जाएगा, गणतंत्र होगा। इस तरह से पांचों शब्द को आप क्रम से याद रखेंगे। दूसरा, मैंने बता ही दिया कि कितने प्रकार का यहाँ पे न्याय है, तो 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार का, विचार, व्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना। अब अगला है कि कितने प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। इस प्रकार से हमारा ये प्रस्तावना संबंधित कुछ प्रश्न हल हो जाते हैं। तो आगे अभी बात ये करने वाले हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस किस देशों से प्रभावित है। तो हम मुख्य रूप से अभी बात करने वाले हैं
1789। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। समानता, प्रतिष्ठा, अवसर। विचार व्यक्त किया, उसके बाद क्या किया? धर्म। तो अभी हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना इन 4 देशों से प्रभावित है। देखिए किस किस प्रकार से। अमेरिका। अमेरिका दुनिया का पहला देश है जहां की संविधान में प्रस्तावना शामिल किया गया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया। हमारे भारतीय संविधान का जो लैंग्वेज है, जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, वो उसका भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरा है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है? देखिए फ्रांस में क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, जिसका मुख्य नारा था समानता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड या फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व वहां की मुख्य नारा था। उस नारा से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में स्वतंत्रता लाया गया, क्षमता लाया गया और बंधुत्व लाया, यानी कि दुनिया में पहला बार शब्द भी ये तीनों उसी क्रांति से आया था, फ्रांसीसी क्रांति से 1789 में। तो स्वतंत्रता अभी मैंने जैसे आपको बताया 5 प्रकार का होता है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। समता, प्रतिष्ठा और अवसर। और एक शब्द यहाँ पे जोड़ा गया है, बंधुत्व।
तो ये सब शब्द कहाँ से लिया गया है, किससे प्रभावित है? फ्रांसीसी क्रांति से, यानी फ्रांस से प्रभावित है। अगला, रूसी क्रांति से क्या गया है? रूसी क्रांति में एक्चुअली बात किया गया था न्याय का। किस किस न्याय का? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इस तरह भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी 3 देशों से प्रभावित है। प्रस्तावना से संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत।
एनके पालकी वाला। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। सर अल्लादी दीर्घकालीन स्थापना। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रस्तावना के बारे में कुछ प्रमुख विद्वानों का क्या मत है। तो मुख्य रूप से मैंने 4 विद्वानों का मत लिया है। जैसे के एम मुंशी ने क्या कहा है प्रस्तावना के बारे में। संप्रभु लोक कहता है प्रस्तावना हमारे संविधान का संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य का भविष्य फल है। यानी कि ये बताता है कि हमारा जो देश होगा, हमारा जो संविधान होगा, वो प्रस्तावना से ही पता चल जाता है कैसा होगा, संप्रभु है और लोकतांत्रिक, और कैसा है, गणराज्य है। अगला बी आर अम्बेडकर का कहता है भारतीय संविधान की आत्मा। ऐसे तो उन्होंने बी आर अम्बेडकर का खास नहीं है। हाँ, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला है के एम पालकी वाला संविधान का परिचय पत्र। अगला है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हमारे दीर्घकालीन भविष्य। इस तरह से प्रस्तावना की बात है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या प्रस्तावना में सुधार हो सकता है या भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है, इस पे बात करने वाले हैं। प्रस्तावना से संबंधित 2 प्रमुख केस है। पहला केस है जो कि इस केस पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। पहला बेरूबादी संघवाद 1960, यह केस आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस
इस दौरान यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फिर से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस में निर्णय देते हुए 1973 में कहा कि इसमें अपना फैसला पलटते हुए कहा कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए 1976 को संविधान के 42वां संविधान संशोधन में 1976 संविधान 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। यहाँ तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना का एक परिचय था, जहाँ पर मैंने यथासंभव कोशिश किया है कि आपके सभी प्रश्नों का हल हो जाएंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मुझे प्रमोट करने के लिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके लिए आपका हमेशा के लिए साइनिंग अंक प्रदेश आभार व्यक्त करते रहेंगे। धन्यवाद।